मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ की कितनी घटनाएं घटी, उनमें आखिर कितने लोगों की मौत हुई, महाकुंभ से इतने लोग अभी भी गायब क्यों हैं, वो क्यों नहीं मिल रहे हैं, प्रशासन और चश्मदीदों के दावे अलग अलग क्यों दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब 2 दिन बीतने के बाद भी सामने नहीं आए हैं। मेला प्रशासन ये जवाब नहीं दे पा रहा है, लेकिन इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए TV9 भारतवर्ष ने एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन किया है। हमने भगदड़ के कई चश्मदीद रहे लोगों से खुद बात की है, प्रयागराज की मोर्चरी में शव तलाश किए और प्रशासन से सवाल भी किए। TV9 के इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन अमावस्या में प्रशासन के बताए झूठ से पर्दाफाश करने वाले कौन कौन से सबूत मिले हैं, देखिए इस रिपोर्ट। क्या महाकुंभ में हुई दूसरी भगदड़ का सच जानबूझकर छिपाया गया? भीड़ बेकाबू हो गई, पुलिस असहाय हो गई, फिर अधिकारियों ने क्यों कहा कुछ नहीं हुआ? अगर झूसी में कोई भगदड़ बची ही नहीं तो दुकान में रखे शवों का सच क्या है? अगर कोई भगदड़ हुई ही नहीं तो चश्मदीदों ने जो देखा वो क्या था? ये बात होगी करीब 6-7 बजे। अचानक भगदड़ हुई तो जिनको जो स्पेस मिला वो वहाँ पे घुसे। सब कुछ नॉर्मल होता, समझ में आता क्या हुआ, तब तक 5-6 लोग जो है यहीं पे खत्म हो गए। अगर महाकुंभ में सब कुछ व्यवस्थित था तो तीर्थ यात्रियों का सामान ट्रॉली और बुलडोजर से क्यों उठाना पड़ा? ये सभी वीडियो महाकुंभ में पहुंचे तीर्थ यात्रियों और चश्मदीदों ने बनाए। ये वीडियो संगम से करीब 2 किलोमीटर दूर झूसी नाम की जगह के हल्दीराम कियोस्क के पास के हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले रात करीब 1:30 बजे भगदड़ हुई थी। इस भगदड़ में करीब 30 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की। लेकिन क्या महाकुंभ में मौनी अमावस्या को भगदड़ की और घटनाएं हुई थी जिन्हें छिपाने और दबाने की कोशिश की गई? चश्मदीदों के मोबाइल में रिकॉर्ड हुए ये वीडियो सबूत हैं कि भगदड़ से लोगों की मौत सिर्फ संगम नोज के पास ही नहीं हुई थी। 29 जनवरी को महाकुंभ मेला क्षेत्र में और भी जगह भगदड़ और दम घुटने से लोगों की मौत हुई थी। पूरा सच जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम झूसी में हल्दीराम कियोस्क के पास पहुंची तो देखा हर तरफ तीर्थ यात्रियों के जूते, कपड़े और सामान से भरे थैले बिखरे पड़े हैं। ट्रैक्टर, ट्रॉली और बुलडोजर से लोगों का सामान हटाया जा रहा था। कई चश्मदीदों ने मौनी अमावस्या के दिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच झूसी में मची भगदड़ की आंखों देखी बयां की। एक लोग तो यहाँ पे दबे थे, सामने कपड़े के अंदर मिला है सुबह। आज सुबह मिला? हाँ, 24 घंटे बाद 5 बजे। हाँ, लाते लाते खचा रहा था, उसके अंदर एक बूढ़ा था। दुकान तो हमको छोड़ के भागना पड़ा। जैसे जो पब्लिक भाई चिल्ला रहे थे भैया पानी, भैया पानी, उसको आदमी पकड़ पकड़ हम लोग उठा वहाँ तीरे ले जाते थे जान बचाने के लिए। जो लोग टावर पे चढ़े थे और हमारे ठेले के ऊपर कम 15-20 लोग चढ़े थे वहाँ। ऐसा लगता हम लोग के लिए मौत का घड़ी इंतजार करें, मगर हम लोग बच गए उस दिन। यहाँ पर जो पुलिस खड़े हैं ना, वहाँ पे 3 लाशें पड़ी हुई हैं। 100 नंबर जो आई थी, 100 नंबर के पीछे गाड़ी में भर के ले गए थे। इसमें वही चप्पल, कपड़ा, पता नहीं बैग, वही सब ले जा रहे थे, वही सब ले जा रहे। और कम से कम 6-7 घंटा जैसे भी चला। झूसी में दुकान के सामने क्या हुआ ये चश्मदीद चीख चीख कर बता रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कुंभ में हुई दूसरी भगदड़ पर खुद तो खामोशी ओढ़ ही रखी है, वो दूसरों को भी नहीं बोलने दे रहे। कैमरे के सामने रोती बिलखती ये महिला होमगार्ड के एक जवान की पत्नी है।
भगदड़ में इनकी मां की मौत हो गई। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो वहां पुलिस इंस्पेक्टर ने होमगार्ड को धमकी दी, कहा कि चुप हो जाओ वरना सस्पेंड करवा दूंगा। मैडम आपका भी कोई गायब है? मैडम कौन है मैडम? मम्मी मेरी मिल गई लाश में। कैसे मरी वो? वही एकदम हम सोलह बिछड़ गए थे। आप साथ में थी? सरकार के लिए भगदड़ नहीं हुई थी, आप थी वहां पर? आप थी। भगदड़ हुई थी। हमको सस्पेंड कर रहे हैं, हमको कह रहे हैं सस्पेंड हो जाओगे, बुला लो नहीं। रोने का भी अधिकार नहीं है सर। बैठने तो कोई रोने का भी अधिकार छीन लेंगे क्या? सहानुभूति यही है। सस्पेंड हमको कौन करा रहे हैं? पांडे जी क्या कह रही है? सस्पेंड हमको करा देंगे। रो रहे हैं तो सस्पेंड करा। मीडिया से बात करेंगे तो सस्पेंड करा देंगे। बात कर लीजिए आप खूब बात। डराकर, धमकाकर, छिपाकर और चेहरा फिराकर प्रयागराज में पुलिस प्रशासन ने सच छिपाने की कोशिश की। प्रयागराज में हुई भगदड़ के इन्वेस्टिगेशन में TV9 को इसके एक नहीं कई सबूत मिले। भगदड़ से हुई मौतों का पूरा सच जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे उस मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचे जहां मारे गए लोगों के शव रखे गए हैं। वहां भगदड़ में मारे गए 24 ऐसे लोगों की तस्वीर लगाई गई जिनकी अब तक पहचान नहीं हुई है। प्रशासन ने अब तक 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें से 25 लोगों की पहचान होने की बात सामने आई है। अगर इस हिसाब से सिर्फ 5 लोग ही ऐसे हैं जिनकी पहचान होना बाकी है, अगर ऐसा है तो फिर ये 24 लोग कौन हैं जिनकी तस्वीर मोर्चरी के सामने लगी है और जिनकी पहचान अभी तक नहीं हुई है? मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता हैं। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। अब प्रयागराज में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों का सच छिपाने की कोशिश का एक और सबूत देखिए। जब TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे ने मेडिकल कॉलेज पहुंचकर सच जानना चाहा, तो अधिकारियों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। उन्हें रिपोर्टिंग से रोका गया, गिरफ्तार करने की धमकी तक दी गई। विपिन चौबे मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से लेकर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तक से सवाल पूछते रहे। इन सवालों का जो जवाब मिला उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान है। हम डेड बॉडी के पास गए हैं, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है। प्रयागराज में हुई भगदड़ में बहुत कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है। भगदड़ के चश्मदीद, मारे गए लोगों के परिजन, अपनों की तलाश में दर-दर ठोकर खा रहे लोग और सरकारी अधिकारियों का रवैया इसका सबूत है। आपने मुझसे पूछा, आंकड़ों का कुछ नहीं पता नहीं चल रहा। सरकार कह रही है 30, यहाँ 24 लोगों की आपने फोटो लगाई है। मैम क्या है, कितने लोग मारे गए हैं? ये 24 कल से लगी है, एग्जैक्टली तो हम नहीं बता सकते। सरकार ये कह रही है कि 30 लोगों को आइडेंटिफाइड कर लिया गया है, ठीक? फिर ये 24 लोग कौन है सर जिनकी आप फोटो लगा रहे हैं? वही है जो 24 शुरू में आए थे, वही लगी हुई। आज की थोड़ी फोटो लगी है, वो तो उसी दिन की लगी हुई है। आपके प्रिंसिपल कह रहे हैं कल हम लगाए हैं, कल लाशें आई हैं। पहचानने के लिए कल कर रही है, उसी दिन की फोटो है ये। जब भीड़ हो रही थी तो ये था फोटो लगा दी जाए, ऐसे वही उन्हीं की फोटो। कितने मरे हैं टोटल सर? हम लोग को मरने की जानकारी नहीं, हमारे पास तो लोग आए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। प्रयागराज से 2 किलोमीटर दूर झूसी में हुई घटना के चश्मदीदों ने क्या कहा ये आपने सुन लिया, लेकिन अब एक और सवाल ये भी है कि मौत का आंकड़ा क्या है? कितने लोगों की मौत मौनी अमावस्या की रात को हुई थी? अभी तक आधिकारिक तौर पर प्रशासन ने कहा है कि 30 लोगों की मौत उस दिन हुई थी, उनमें से 25 की शिनाख्त कर दी गई है। पर क्या ये आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा है? सही संख्या पता करने के लिए TV9 के रिपोर्टर जब प्रयागराज के 2 शव गृहों में पहुंचे, वहां उन्हें क्या मिला, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में हुई भगदड़ में प्रशासन ने झूठ बोला, लाशों की गिनती छुपाई, घटनाओं की सही जानकारी नहीं दी और पीड़ित परिवारों को डराया, धमकाया, परेशान किया। TV9 भारतवर्ष के इन्वेस्टिगेशन में इसे साबित करने के लिए एक नहीं कई सबूत मिले। भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि
प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। सुना आपने, महाकुंभ के डीआईजी ने बताया कि 30 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हुए, लेकिन प्रयागराज के शवगृह यानी मोर्चुरी में अपने परिजनों को ढूंढने पहुंच रहे लोग कुछ और ही बता रहे हैं। प्रयागराज भगदड़ में मारे गए लोगों को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में लाया गया था। दोनों मोर्चरी के बाहर प्रशासन की तरफ से अज्ञात लोगों की तस्वीरें चिपकाई गई। अपनों को ढूंढते हुए काफी लोग इन दोनों शवगृहों तक पहुंच रहे हैं। TV9 संवाददाता रूपेश कुमार ने अपने पिता को ढूंढती हुई बारी बारी दोनों मोर्चरी में जा चुकी सुनीता से बात की और पूछा कि मोर्चरी में उन्होंने कितने शव देखे। 25-30। ये बताइए सुनीता जी, आप गई थी शव को देखने, एक एक शव को आपने शिनाख्त के लिए आपने देखा, आपका दावा है कि एक जगह 30 से 35 और एक जगह और है, मतलब यहाँ भी 30-40 था। 30-40 दूसरे जगह। हाँ, भी मतलब दूसरे आपके अनुसार दोनों जगह मिलाकर अगर देखें तो लगभग 60 से 70 शव। हाँ, उतना है। कितना? 60-70 को है। 60-70 शव है। हाँ। किस स्थिति में रखे हुए हैं, पहले एक का बताइए। सामने यहाँ मतलब तो सब मार्किन कपड़ा में बंधा हुआ है और यहाँ रखा हुआ है, यहाँ नीचे जमीन पर लेटा हुआ है सब। हाँ, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, ऐसे पड़े हुए हैं जमीन पर। जैसे तैसे पड़ल है। और यहाँ भी कुछ बंधल है, कुछ पैक है, कुछ के मुंह सहिते पैक है और कुछ है कि बोरा में रखल है। बोरा में? हाँ, बोरा में भी रखल ठूस के? हाँ, मतलब ऐसे ही बंधल है, मुंह बंद के रखल है बोरा में। हाँ, बोरा में। उसका भी खोल के, मुंह खोल के आपने अपने पिताजी की शिनाख्त के लिए देखा? हाँ, देखे तो हम सोचे हो सके मेरा पिताजी इसमें है। सुना आपने, शवगृहों के अंदर जा चुके लोग दावा कर रहे हैं कि 60 से 70 लोगों के शव अभी इन दोनों मोर्चरी में हैं। दर्दनाक हादसे के 3 दिन बीत जाने के बाद मोर्चरी में रखे ज्यादातर शव वो हैं जिनकी पहचान नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन बार बार सिर्फ एक भगदड़ होने और 30 मौतों का दावा कर रहा है। तो सवाल यह है कि प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल और मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मोर्चुरी में रखे हुए 60 से 70 शव किनके हैं? महाकुंभ में मची भगदड़ में हुई मौतों का असली आंकड़ा क्या है? अब शवों पर झूठ के पर्दाफाश का सबूत नंबर 4 देखिए। यूपी टूरिज्म की प्रमोटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तानिया मित्तल ने भी TV9 भारतवर्ष पर दावा किया है कि भगदड़ में हुई मौतों को लेकर प्रशासन ने सच छिपाने की कोशिश की और सबसे झूठ बोला। मंजर, लोग दम घुट घुट के मर रहे थे, उन्हें सांस नहीं आ रही थी, बिल्कुल जगह नहीं थी, पुल खुल नहीं रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और छोटे छोटे बच्चे थे वो अपने माँ बाप से बिछड़ते जा रहे थे। एक और हमने रेस्क्यू किया, उसको उठाते उठाते हमने देखा कि उसका जबड़ा टूटा हुआ है, किसी ने लाश पे पैर मार के उसके दांत वात सब तोड़ दिए थे। यहाँ पर तान्या जी, आपके हिसाब से कितने लोगों की जान गई, कितने लोगों के शव आपने देखे, कितने लोगों को बचाने की कोशिश की, कुछ बता सकती हैं? मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। मैंने तो मतलब सब कुछ, आप ये समझो कि वो ट्रॉमा मेरी आंखों में ही बस गया है। बिल्कुल। कम से कम वहाँ पे 30-40 लोग तो मरे ही थे, कम से कम। हल्दीराम के अंदर ही हमारे पैरों में थी लाशें 3-4। हमें डर लग रहा था वो जो स्टोर वाले बच्चे हैं उन्हें नहीं पता लग जाए, वो घबरा जाएंगे, वो हमें बाहर नहीं निकाल दे। तान्या मित्तल का दावा है कि झूसी के सेक्टर 21 में हुई भगदड़ में भी कई लोगों की जान गई। कई लोगों ने तो उनके सामने दम तोड़ा। ऐसे में क्या प्रशासन इस दूसरी भगदड़ पर जानबूझकर पर्दा डाल रहा है? TV9 पर इससे भी बड़ा दावा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया है। शंकराचार्य ने कहा कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में एक नहीं 6 जगहों पर भगदड़ हुई थी और सरकार ने कई घंटों तक घटना को छिपाने की कोशिश की। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। फिर हमारे ब्रह्मचारी ने उनसे पूछा कि कितने लोग चले गए हैं, कुछ है पता?
भगदड़ की घटना पर सवाल साधु संत भी उठा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन कुछ और कह रहा है, चश्मदीदों का कहना कुछ और है। टीवी 9 भारतवर्ष के इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ दिखा, जो सबूत मिले, वो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि प्रशासन ने महाकुंभ में हुई भगदड़ पर झूठ बोला, गुमराह किया, धमकी और बुलडोजर के जरिए अपनी नाकामी के सबूतों को छिपाने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। अब बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और उसमें इस बार शराब घोटाले की जबरदस्त गूंज है। खासकर बीजेपी और कांग्रेस इसे लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को जमकर घेर रहे हैं। दिल्ली के दोनों ही विपक्षी दल सीएजी की उस रिपोर्ट का हवाला देकर अरविंद केजरीवाल को कट्टर बेईमान बता रहे हैं, जो अभी तक विधानसभा में पेश नहीं हुई है, और इसके लिए भी आम आदमी पार्टी सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस सीएजी रिपोर्ट में शराब घोटाले को लेकर आखिर लिखा क्या है, जिसे लेकर दिल्ली के चुनाव में गदर मचा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आपके बीच आपका आशीर्वाद देना है। दिल्ली चुनाव में शराब नीति घोटाला बहुत बड़ा मुद्दा है। यह ऐसा केस है जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को 177 दिन जेल में रहना पड़ा। मनीष सिसोदिया को 510 दिन और संजय सिंह की रिहाई भी 181 दिन बाद हुई। अभी तीनों नेता जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में कट्टर ईमानदार होने का दावा करके राजनीति में आई आम आदमी पार्टी को बीजेपी और कांग्रेस कट्टर बेईमान बता रही है। दिल्ली में सबसे बड़ा स्कैम शराब का स्कैम। दिल्ली का किया बंटाधार जब मिल बैठे ये तीन यार। स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली। पक्ष और विपक्ष के इन नेताओं के आरोपों की बुनियाद सीएजी की वो रिपोर्ट है जो दिल्ली विधानसभा में अब तक पेश नहीं हो पाई है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास सीएजी रिपोर्ट्स के कुछ एक्सक्लूसिव इनपुट है। आपको बता दें कि सीएजी रिपोर्ट नियमों और परंपराओं के मुताबिक पहले विधानसभा में पेश होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चुनावी मंच से आवाज उठाई है। अनेक सरकारें आई, सीएजी योजना चलती रही। ये पहला ऐसा व्यक्ति आया जिसने इतनी पुरानी सीएजी जैसी संस्था, इतनी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट और सरकार में चेक और बैलेंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था, उसको उसने कागज का टुकड़ा बना करके फेंक दिया। सीएजी की उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे आरोपों के मुताबिक छिपाने की कोशिश की गई? सीएजी रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक शराब नीति में खामियों से दिल्ली सरकार के खजाने को 2002 करोड़ 68 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की सलाह ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को दरकिनार कर दिया गया। बोलियों में भी गड़बड़ी की गई। जिन कंपनियों की शिकायतें थीं या जो घाटे में चल रही थीं, उन्हें भी लाइसेंस दे दिए गए। इतना ही नहीं, कैबिनेट और उपराज्यपाल से कई बड़े फैसलों पर मंजूरी नहीं ली गई। नियमों को विधानसभा में पेश भी नहीं किया गया। शराब की कीमत तय करने और लाइसेंस जारी करने में भी गड़बड़ी की गई। नीति लागू करने में भी गड़बड़ी की गई। कुछ खास कंपनियों और ब्रांड को फायदा पहुंचाया गया। ये सारी बातें उस सीएजी रिपोर्ट में लिखी हैं जो अब तक दिल्ली विधानसभा में पेश नहीं हुई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वालों से वादा किया है कि बीजेपी की जीत के बाद विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी।
विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। इस सीएजी रिपोर्ट में आपदा सरकार के घोटालों का जिक्र है और वो इसे दबाकर बैठी है। दिल्ली में नई शराब नीति बनी, इसे लेकर घोटाले के आरोप लगे। केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह जेल गए, फिर बेल पर बाहर आए। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि वो पुरानी नीति क्या थी जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने बदलने का फैसला लिया। तो इसे समझने के लिए आपको दोनों नीतियों का फर्क देखना पड़ेगा। पुरानी नीति में इंडियन मेड फॉरेन लिकर यानी IMFL और फॉरेन लिकर यानी FL के होलसेल लाइसेंस शराब निर्माता कंपनी को दिए गए थे, लेकिन नई नीति में ये प्राइवेट कंपनियों जो निर्माता नहीं बल्कि वितरक थे उन्हें होलसेल लाइसेंस देने का फैसला लिया गया था। पुरानी नीति के मुताबिक शराब निर्माता कंपनियों को 5% मुनाफा मिलता था, लेकिन नई नीति में वितरकों को 12% मुनाफा देने का नियम बनाया गया। पुरानी नीति में एक व्यक्ति या कंपनी को एक ही लाइसेंस मिलता था। पुरानी नीति के मुताबिक दिल्ली में 60% दुकानें 4 सरकारी निगमों से संचालित होती थीं, लेकिन नई नीति में दिल्ली को 32 रिटेल जोन यानी खुदरा क्षेत्रों में बांटा गया। हर जोन में 27 दुकानें तय की गईं और सबसे बड़ी बात यह कि हर व्यक्ति या कंपनी को 2 जोन यानी 54 दुकानें खोलने की इजाजत दी गई। साथ ही सिर्फ प्राइवेट लोगों या कंपनियों को ही खुदरा लाइसेंस देने का फैसला लिया गया। पुरानी नीति में लाइसेंस आवंटन का आधार एप्लीकेशन था, जबकि नई नीति में ये ई-टेंडर और बिडिंग से लाइसेंस देने का फैसला हुआ। पुरानी नीति में एक्साइज ड्यूटी यानी उत्पाद शुल्क प्रति बोतल पर तय था, जबकि नई नीति में इसे जोनल लाइसेंसों से मासिक लाइसेंस फीस के जरिए वसूलने का नियम बनाया गया। पुरानी नीति में MRP पर कोई छूट नहीं मिलती थी, जबकि नई नीति में छूट की इजाजत दी गई। नई नीति बनाने के पीछे पारदर्शिता की दलील दी गई, लेकिन CAG रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो इसके लिए आपको नई शराब नीति की क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी। CAG रिपोर्ट के मुताबिक 4 सितंबर 2020 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति बनाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। 13 अक्टूबर 2020 को एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट भी सौंप दी। 31 दिसंबर 2020 को यह रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में रखी गई ताकि आम लोगों और हितधारकों की राय शुमारी की जा सके। 5 फरवरी 2021 को आम लोगों और हितधारकों की राय के साथ एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट मंत्री परिषद के सामने पेश की गई। उसी दिन यानी 5 फरवरी 2021 को ही मंत्री परिषद ने राज्य उत्पाद सुधारों के लिए एक मंत्री समूह का गठन किया। 22 मार्च 2021 को मंत्री परिषद ने मंत्री समूह की रिपोर्ट को मंजूर किया। उसी दिन यानी 22 मार्च 2021 को ही उत्पाद विभाग को मंत्री समूह की रिपोर्ट को लागू करने और एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार करने का निर्देश दिया गया। 5 अप्रैल 2021 को मंत्री समूह ने अपनी रिपोर्ट में कुछ अतिरिक्त बदलाव किए, जिसे 15 अप्रैल 2021 को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया। उसी दिन कैबिनेट ने तत्कालीन वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नई एक्साइज पॉलिसी पर मंत्री समूह की रिपोर्ट में बदलाव के लिए अधिकृत किया। लेकिन 21 मई 2021 को उप राज्यपाल की सलाह पर कैबिनेट ने मनीष सिसोदिया को दिए गए स्पेशल पावर को वापस ले लिया। CAG रिपोर्ट के मुताबिक इसके बावजूद बिना LG और कैबिनेट की सलाह के कई बड़े फैसले लिए गए, जैसे लाइसेंस फीस के भुगतान में किसी गड़बड़ी पर रियायत, लाइसेंस फीस में छूट या कटौती, प्रतिबंधित इलाकों में शराब की दुकानें, शराब नीति 2021-22 का विस्तार, विदेशी शराब के दामों में बदलाव। और अब इन बातों का जिक्र दिल्ली के चुनाव प्रचार में भी हो रहा है। केजरीवाल जी, आपने दिल्ली को शराब मुक्त करने का वादा किया था, आपने तो
स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली। भाइयों बहनों, आपका एमएलए ऐसा है कि दिल्ली में कहीं पर भी जाता है तो लोगों को आदमी की जगह शराब की बोतल दिखाई पड़ती है, शराब की बोतल दिखाई पड़ती है। दिल्ली की नई शराब नीति पर एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को कैसे दरकिनार कर मंत्री समूह के फैसलों को तरजीह दी गई, इसे लेकर सीएजी रिपोर्ट में भी बेहद गंभीर बातें लिखी है। एक्सपर्ट कमेटी ने शराब की थोक बिक्री के लिए पूरी तरह से सरकारी निगम की सिफारिश की थी, लेकिन मंत्री समूह यानी जीओएम ने इसे पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के हवाले कर दिया। एक्सपर्ट कमेटी ने प्रति बोतल के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगाने का सुझाव दिया था, लेकिन जीओएम ने इसकी वसूली लाइसेंस फीस के तौर पर एडवांस में ही करने का फैसला लिया। एक्सपर्ट कमेटी ने शराब के खुदरा कारोबार में सरकारी मौजूदगी को न्यूनतम करने की सलाह दी थी, लेकिन जीओएम ने सभी खुदरा दुकानों को पूरी तरह से प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले कर दिया। एक्सपर्ट कमेटी ने खुदरा दुकानों के लिए लॉटरी सिस्टम का सुझाव दिया, जबकि मंत्री समूह ने इसके लिए वन टाइम बिडिंग तय की। एक्सपर्ट कमेटी ने सिर्फ व्यक्तियों को ही रिटेल दुकान के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की सलाह दी थी, जबकि मंत्री समूह ने इसके लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी को बिडिंग में शामिल होने की इजाज़त दे दी। बस शर्त इतनी थी कि उसके पास 3 साल के आईटीआर का सबूत होना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी ने एक व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 2 दुकानों के आवंटन की सिफारिश की, जबकि जीओएम ने एक कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा 2 जोन यानी 54 खुदरा दुकानों के आवंटन का फैसला लिया। एक्सपर्ट कमेटी ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में 3 प्राइवेट और 1 सरकारी दुकान का सुझाव दिया था, यानी पूरी दिल्ली में 280 खुदरा दुकानें, लेकिन मंत्री समूह ने दिल्ली को 32 जोन में बांट दिया। हर जोन में 9 वार्ड और हर वार्ड में करीब 3 दुकानें। इस तरह से पूरी दिल्ली में करीब 849 खुदरा दुकानें हो गई। विपक्षी पार्टियों के मुताबिक ऐसा भ्रष्टाचार के लिए किया गया ताकि ज्यादा दुकानों और अपनी पसंदीदा कंपनियों से मोटी कमाई की जा सके। दिल्ली में सबसे बड़ा स्कैम शराब का स्कैम, करोड़ों रुपए का स्कैम उनकी पार्टी ने, उनके लोगों ने किया है, भ्रष्ट सरकार चलाई है। सीएजी रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक नई शराब नीति लागू करने के बाद चुनिंदा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। उदाहरण के तौर पर ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र है कि पुरानी शराब नीति के तहत 2020-21 में इंडियन मेड फॉरेन लिकर और फॉरेन लिकर के होलसेल लाइसेंस 101 मैन्युफैक्चरर और सप्लायर को दिए गए थे, जबकि नई नीति के तहत 2021-22 में सिर्फ 14 प्राइवेट कंपनियों को ही होलसेल लाइसेंस जारी किए गए। इसका नतीजा यह हुआ कि नई शराब नीति के दौरान सिर्फ 3 कंपनियों ने करीब 72% शराब बेची और ये कंपनियां थीं इंडो स्प्रिट, ब्रिंडको और महादेव लिकर। और इस खेल के लिए बीजेपी आम आदमी पार्टी के उन्हीं 3 नेताओं को जिम्मेदार ठहराती है जो नई शराब नीति केस में जेल जा चुके हैं। ये सच छिपेगा नहीं, ये दिल्ली के सामने आया है। ये 2026 करोड़ का घोटाला है। ये दिल्ली का किया बंटाधार, जब मिल बैठे ये 3 यार। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी शराब घोटाले के लिए आम आदमी पार्टी पर तीखे हमले कर रही है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की, आपने लिकर स्कैम किया है। दिल्ली में सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, ये सच्चाई। जबकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले को पूरी तरह फर्जी बताते हैं। कोर्ट जिस दिन कोर्ट ने अभी तक कोर्ट ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था जब मनीष सिसोदिया की जमानत की सुनवाई चल रही थी। जस्टिस खन्ना ने कहा था इस केस में ना गवाह हैं ना सबूत हैं,
ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा ट्रायल के दौरान। अगले दिन फ्रंट लाइन हेडलाइन थी सारे अखबारों की, दिस केस विल नॉट स्टैंड इवन फॉर 2 मिनट्स, सो इट्स अ पॉलिटिकल केस। लेकिन सीएजी रिपोर्ट से मिली जानकारी में दावा इसके ठीक उलट है। क्योंकि नई शराब नीति केस में सरकारी खजाने को कुल 2002.68 करोड़ का नुकसान हुआ। इनमें से समय पर फैसले नहीं लेने और जोनल लाइसेंस धारकों को अनुचित छूट से 941 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि वापस लिए गए लाइसेंसों को दोबारा टेंडर न करने से 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं कोविड-19 के नाम पर दी गई अनुचित छूट से 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, तो सुरक्षा जमा राशि सही से ना वसूलने से 27 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विवाद बढ़ने और शिकायतों के बाद बहुत जल्द दिल्ली की तत्कालीन केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति को वापस ले लिया। लेकिन अब विपक्ष का दावा है कि अगर ये नीति आगे भी जारी रहती तो घोटाला 2000 करोड़ नहीं बल्कि हजारों हजार करोड़ का हो सकता था। ये नीति 6 ही महीने चल पाई, तो अगर 6 महीने में 2000 करोड़ है तो साल में 4000 करोड़ और 5 साल में 20,000 करोड़ का नुकसान। शुक्र है कि कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी, घोटाला पकड़ा गया, शराब नीति बंद हो गई, नहीं तो आज दिल्ली में 20,000 करोड़ का घोटाला होता। जाहिर है जिस सीएजी की रिपोर्ट्स की दुहाई देकर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की, अब उसी सीएजी की शराब नीति की रिपोर्ट उनके लिए मुसीबतों का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।